हेलो एंड वेलकम ऑफिसर्स। आई होप आपकी पेपर 1 सीपीडी 1 पेपर 1 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो C2 से रिलेटेड है, जो कि है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, और इसमें हम कवर करेंगे डाटा एनालिटिक्स और इसका ये पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अगर सिलेबस देखें हमारे C2 का, तो इसमें हमारे पास 4 तरह के तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एक तो 5 तरह के हैं। एक तो है CAG ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं, उसके बाद इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। और जो 6th टॉपिक है वो है हमारा गाइडेंस ऑन डाटा एनालिटिक्स इशूड बाय CAG। इसके अंदर हमारे जो है 4 टॉपिक्स हैं। एक है डाटा एनालिटिक्स इटसेल्फ क्या होता है, फिर डाटा एक्विजिशन एंड प्रिपरेशन, डाटा एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग, फोर्थ है यूज ऑफ डाटा एनालिटिक्स इन ऑडिट। तो इस लेक्चर में हम जो पहले 2 टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है नीड ही क्या है डाटा एनालिटिक्स की। तो बेसिकली आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हम लोग की लाइफ में पेनिट्रेट कर गई है। वैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशंस भी आजकल काफ़ी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और डिजिटल मीडियम यूज़ कर रहे हैं अपने डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इतना डाटा जनरेट हो रहा है तो उसको मैनुअली चेक करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या थी, वो एक बिग डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी लेकर आई थी 2015 में, जिसने एक हमें फ्रेमवर्क दिया कि हमें कैसे ऑडिट करना है डाटा का। ये जो गाइडलाइंस है ये हमें एक्सप्लेन करती हैं डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें मॉडल्स कौन से यूज होते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि एनालिटिक्स वर्ड और एनालिसिस में फ़र्क क्या है। तो देखिए, एनालिसिस एक नॉर्मल टर्म है। एनालिसिस बेसिकली यही है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है और उसको हम एनालाइज करते हैं किसी मीनिंगफुल कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। लेकिन एनालिटिक्स ये एक ब्रॉडर प्रोसेस है। इसमें एनालिसिस के पहले आता है कि आप डाटा को कलेक्ट करोगे, आप उसको प्रिपेयर करोगे, फिर आप उसको एनालाइज करोगे। सो एनालिटिक्स इज अ ब्रॉडर टर्म देन डाटा एनालिसिस, राइट। अब एनालिटिक्स का मीनिंग क्या है? बेसिकली एनालिटिक्स है कि जब आप डाटा साइंस को यूज करते हो कुछ इनसाइट्स को डिराइव करने के लिए। ठीक है, और डाटा साइंस जो है एप्लीकेशन डाटा साइंस। तो डाटा साइंस क्या है, इसमें यही है कि आपको डाटा को कलेक्ट करना है, आपने उसको प्रिपेयर करना है, आपने नए नए टेक्निक्स लगानी है ताकि आप एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकें। तो ये जो इनसाइट्स हैं ये किस फॉर्म में हो सकते हैं? कोई ट्रेंड बनेगा, पैटर्न बनेगा, रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी ताकि आप एक किसी कंक्लूजन में पहुंच सके। और आपका कंक्लूजन बेसिकली यही होगा, अगर वो फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखा रही है कि नहीं दिखा रही हैं। अगर वो परफॉर्मेंस ऑडिट है तो आप बता सकते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको उन्होंने एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस के साथ यूज़ किया है या नहीं किया है। तो ये हमारा कंक्लूजन होगा डाटा एनालिटिक्स का इन तरह के ऑडिट्स में, राइट। अब यहाँ पे ये है कि जो हमारे रिस्क एरियाज होंगे कि हमने कौन से एरियाज के डाटा को कलेक्ट करने हैं वो हमें असिस्ट करेंगे और डेवलप करेंगे। उसके बेसिस के ऊपर हम एक ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके बेसिस के ऊपर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जो एनालिटिक्स है इसका फ़ायदा ये भी है कि ये हमें ऑडिट यूनिट को सैंपल को चूज़ करने में भी हेल्प करता है कि हमें सब्सटेंसिव चेक्स कहाँ पे करने हैं। अब जैसे कि हम देखें कि अगर हम पंजाब के बारे में बात करें तो हम देखें कि यहाँ पे कितने सारे जो हैं सेक्टर्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ पे कोविड चल रहा है, कहाँ पे नहीं चल रहा है। तो वहाँ पे आपके पास एक पूरा पॉपुलेशन है हॉस्पिटल्स का, तो आप उसमें से सैंपल जो है वो उठाएंगे किसी बेसिस के ऊपर कि कहाँ पे कितनी हमारी जो है कोविड की वजह से डेथ्स हो रही हैं या फिर मोर्टेलिटी रेट कितना है। तो वो जो ये सब चीज़ें जो है वो कहाँ से आएंगी, वो डाटा एनालिटिक्स जो है वो हेल्प करेगा। ठीक है, और ये जो एनालिसिस है आप ऐसा होना चाहिए, एक डाटा एनालिटिक मॉडल है कि आप ये एनालिसिस को बार बार यूज़ कर सकें ताकि आपका एक जो है फ्यूचर में भी जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो यूज़ हो सके, राइट। अब नोडल बॉडी कौन है? तो जो सेंटर फॉर डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स ये नोडल बॉडी है जो कि डाटा एनालिटिक एक्टिविटीज़ को पुश करेगी। ये जो है ये गाइडेंस देगा फील्ड ऑफिसेस को कि आपने डाटा एनालिटिक्स कैसे करना है और उसमें ही आपने कैसे डाटा को यूज़ करना है फर्दर। ठीक है, और ये जो फील्ड ऑफिसेस हैं डाटा एनालिटिक्स को अपने एनुअल प्लान के हिसाब से यूज़ करेगी और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फील्ड ऑफिसेस में उसको ओवरसी करने की वो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की होगी, जो कि एक ग्रुप बनाएंगे, प्रॉपर डाटा एनालिटिक ग्रुप बनेगा वो, राइट।
अब इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारे ऑफिस के लोग ही उसमें होंगे, यहाँ पे होगा हायरिंग ऑफ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स कि आप जो है एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को भी हायर कर सकते हैं अगर कोई डाटा आपको काफ़ी ज़्यादा है या फिर उसको कैसे यूज़ करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो राइट। अब इसमें जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो डाटा एक्विजिशन एंड प्रिपरेशन। तो अब हमने देखा कि जो डाटा एनालिटिक है ये एक ब्रॉडर प्रोसेस है जिसमें कलेक्शन होता है, प्रिपरेशन होता है, समराइजेशन होती है हमारे डाटा की। तो जो फर्स्ट स्टेप है किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का वो है आपका कि आपको डाटा अक्वायर करें। ठीक है, अक्वायर करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे डाटा कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज डाटा एनालिटिक्स के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि हमारे पास डाटा होना चाहिए ताकि वो डाटा को हम मेजर करें, कलेक्ट करें, एनालाइज करें, विजुलाइज करें ताकि हम एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन कर सकें जो भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं हमारे पास। राइट, तो हम देखते हैं पहले कि डाटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं। सो बेसिकली डाटा हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड जैसे कि आपके पास इमेजेस हैं, वीडियो हैं, ऑडियो हैं, अब आप इसको किसी फॉर्मेट में तो नहीं इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड डाटा आपके दो तरह के होंगे, कैटेगोरिकल या न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल आगे दो तरह का होता है, नॉमिनल या ऑर्डिनल, और न्यूमेरिकल आपका इंटरवल या रेशियो। और इसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। यूनिवेरिएट हो सकता है ये डाटा जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट। ठीक है, हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है, कोई भी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो है जिसको आप टेबल में नहीं डाल सकते हैं कि आप उसका कुछ एनालिसिस कर लेंगे। अब आपके पास एक पिक्चर है, आप उसका क्या एनालिसिस करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डाटा वो है जिसको आप एक टेबुलर फॉर्म में डालते हैं जो कि हमने देख लिया। और ये दो तरह के होते हैं, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। ठीक है, कैटेगोरिकल डाटा को हमने कैटेगराइज किया नॉमिनल डाटा, जिसमें आप उसको किसी सीक्वेंस में नहीं अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेल एंड फीमेल जेंडर है तो आप इसको क्या सीक्वेंस में लगाएंगे, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड में करने के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो वो नॉमिनल है। और दूसरा है हमारा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब जिसको हम ऑर्डरिंग में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कोई सर्विस है तो कस्टमर रिएक्शन पूछते हैं कि उनकी सर्विस कैसी है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि ये बेस्ट है, गुड है, ऐसे। तो एक जिसको आप ऑर्डरिंग कर सकते हैं वो ऑर्डिनल डाटा है, और नहीं कर सकते हैं जिसको वो है हमारा नॉमिनल डाटा। फिर हमारा जो न्यूमेरिकल डाटा है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इंटरवल डाटा जिस वैल्यूज में कुछ डिफरेंसेस हैं, और दूसरा है आपका रेशियो जिसमें हम देखते हैं कि एक वेरिएबल का रिलेशनशिप क्या है दूसरे वेरिएबल के साथ में। ठीक है, तो ये एक इंटरवल डाटा या रेशियो डाटा हो सकता है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स जैसे कि हमने देखे कि तीन तरह के हो सकते हैं, वो या तो यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट होंगे। यूनिवेरिएट में एक ही वेरिएबल होगा और ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, और इसमें आपको बस एक समराइजेशन कर दिया, जैसे कि हम एक यूनिवेरिएट डाटा है कि इंडिया की लिटरेसी रेट हमारी इतनी है, उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया कि फीमेल की कितनी है, मेल की कितनी है, या अर्बन लिटरेसी या रूरल लिटरेसी क्या है। सिर्फ एक वेरिएबल है वहाँ पे। बाईवेरिएट में दो वेरिएबल्स होंगे और उसमें एक रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी ज़्यादा है, और उसको हमने कंपेयर किया हुआ है लिटरेसी के साथ में कि जिसकी लिटरेसी जितनी ज़्यादा है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, बिकॉज वो हेल्थ कॉन्शियस है या फिर उनके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इलिटरेट पीपल। ठीक है, फिर है थर्ड हमारा मल्टीवेरिएट डाटा। यहाँ पे आपके वेरिएबल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे और इसमें आपको एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड आपको लगाना पड़ेगा उस चीज़ को समझने के लिए। राइट, सोर्सेस ऑफ डेटा। अब आपने ये तो देख लिया कि हमें डाटा चाहिए और हमने ये भी जान लिया कि हमें वाला जो डाटा है कितने तरह का हो सकता है। अब ये आता है कि जो हमें डाटा चाहिए वो मिलेगा कहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास IAD के पास खुद का डाटा तो होता नहीं है, ना उनकी ओनरशिप होती है, तो मतलब ये कि हमें भी डाटा कहीं से एक्सेस करना पड़ेगा। तो जो बिग डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी आई थी उन्होंने हमें बताया था कि हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। राइट, इंटरनल डेटा सोर्सेज में जैसे कि हमारे पास फाइनेंस और रेवेन्यू अकाउंट्स आ गए हैं या VLC डेटाबेस आ गया है। VLC आप लोगों ने चेक किया होगा कि वाउचर लेवल कंपाइलेशन होता है जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट वो करता है।
या जीपीएफ या पेंशन का डाटा है, या फिर आपने ऑडिट कहीं किया है तो आप कुछ डाटा जनरेट कर रहे हैं, या कोई भी डाटा जो डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है, वो हमारा इंटरनल डाटा माना जाएगा। और एक्सटर्नल में हमारे पास जो है 3 तरह के आते हैं। एक तो है कि जहाँ पे आप ऑडिट करने जा रहे हैं उनके पास ही डाटा अवेलेबल है, उनकी बैलेंस शीट्स क्या है, उन्होंने जो कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि एमजी नरेगा इम्प्लीमेंट किया, तो उसका उनके पास क्या डाटा है, या फिर जो भी और डाटा उनके पास है वो, राइट। दूसरा है थर्ड पार्टी डाटा। कुछ डाटा जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जैसे कि सेंसस डाटा है, हमारा कोई मिनिस्ट्री ने डाटा पब्लिश किया हुआ है, वो सब चीज़ें, राइट। और अदर डाटा ये है कि आपको कोई एनजीओ से मिल गया कोई डाटा है, या फिर यूएन ने कुछ पब्लिश कर दिया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से आ गया, कोई सोशल मीडिया में वही डाटा अपीयर हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल सोर्सेज में आ जाएंगी। अब ये है कि हर डाटा जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा, तो काफ़ी केसेस में आज भी जहाँ पे कंप्यूटर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं वहाँ पे डाटा मैनुअली मेंटेन किया जा रहा है। तो उस केस में अगर आपको मैनुअल डाटा मिल रहा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और आप एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक ऑडिट ऑफिस है, वो उनको सैंक्शन ऑर्डर्स मिले हैं, वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा फाइल में, ताकि वो उसको डाटा एनालिटिक्स में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो अगर आपके पास मैनुअल डाटा मिल गया है तो आप ये एक्सक्यूज नहीं लगा सकते हैं कि आप उसको कैसे यूज करें, बिकॉज देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट। अब डाटा एक्विजिशन बेसिकली रिलेट करता है ओनरशिप के साथ। अब बिकॉज आर डिपार्टमेंट इज नॉट द ओनरशिप, इज नॉट द ओनर ऑफ डाटा ऑफ ऑडिटेड एंटिटीज, तो हमारे को जो है डाटा जो है एक्वायर करना पड़ेगा। एक्वायर का मतलब क्या है कि हमें एक्सेस मिलेगा और हम उसे कलेक्ट करेंगे डाटा को, ध्यान में रखते हैं कि उसकी ओनरशिप किसकी है, और डाटा को सिक्योर रखना है, और ये भी जानना है कि जो डाटा हम ले रहे हैं वो हमारा रिलायबल है या नहीं है। ठीक है, डाटा एक्विजिशन में ये एस्पेक्ट कवर होगा। नेक्स्ट है डाटा एक्सेस। अब एक्विजिशन में पहली चीज है एक्सेस। ठीक है, अब ये भी है कि हम जो है हम ओनर नहीं है डाटा का, तो मतलब हमको एक्सेस चाहिए किसी और से, और जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो नॉर्मली ये प्रॉब्लम आती है कि हमको जो है डाटा को एक्सेस नहीं दिया जाता है। तो वो कैसे होगा, तो हमें उनको परसुएट करना पड़ता है, उनको इनकरेज करना पड़ता है, हमें रूल्स दिखाने पड़ते हैं अपनी ये जो प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी की उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आपको एक्सेस, चलो ठीक है वो एग्री कर गए, तो वो कैसे मिलेगा। अब आपको जो एक्सेस है वो या तो मिल जाएगा आपको रीड ओनली डाटा, जहाँ पे आप डाटा में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, आप बस देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, या आपको वो बैकअप फाइल्स क्रिएट करके दे देंगे और आपको पेन ड्राइव में दे देंगे कि आपने डाटा उसको चेक कर लेना है, या फिर वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी शेयर कर देंगे नेट के थ्रू, आपको मेल वगैरह आ गई है तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो एक्सेस है 3 तरह के आ गए, रीड ओनली, बैकअप फाइल्स, इलेक्ट्रॉनिकली आपको मिल गया। ये एक है हमारा एक टेबल बना हुआ था, ये इसमें थोड़ा ब्लर आया हुआ है, लेकिन एक्सेस के तरीके बताए हुए हैं कि एक तो है कि आप मैनुअल रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लो, दूसरा है कि आपने रिमूवेबल मीडिया पेन ड्राइव वगैरह में ले लिया, तीसरा है कि उन्होंने आपको रीड ओनली फाइल्स दे दी, या आपको ट्रांसफर कर दिया, मेल कर दिया डाटा, क्लाउड सर्विसेज में आपको एक्सेस दे दी, या फिर रियल टाइम शेयरिंग हो रही है कि वहाँ पे डाटा जनरेट हो रहा है और आपके पास जो है वो पहुँच जा रहा है। ठीक है, अब है कि सबसे अच्छा तरीका यही है एक्सेसिबिलिटी का कि ऑडिट को इन्वॉल्व किया जाए डिजाइन स्टेज में। ठीक है, ताकि जिस तरीके का आपको डाटा चाहिए ऑडिट को करने के लिए उस तरीके का डाटा आपको रेडीमेड जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपका डाटा है वो एक्सप्लिसिट फॉर्मेट में मिल जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको डाटा वो आप लेंगे, फिर आप उसको अपने फॉर्मेट में एंटर करेंगे और उसके बाद ऑडिट कर पाएंगे, तो वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू आएगा कि ऑडिट को कहाँ इन्वॉल्व करना चाहिए, तो ये आंसर होगा हमारा डिजाइन स्टेज में, राइट। ना आता है कि आपको डाटा मिल गया है तो उसकी हैंडलिंग कैसे होगी। अब डाटा अगर रिमूवेबल मीडिया में है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हार्डवेयर जिसमें आपको डाटा मिला गया है वो कंपैटिबल है आपके सिस्टम में। जैसे आपको डाटा जो है डीवीडी में मिल गया है, लेकिन जो आजकल के लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें डीवीडी प्लेयर का ऑप्शन ही नहीं होता है, सीधा यूएसबीज लगते हैं, तो आपको ये भी देखना है कि जिस मीडिया में आपको डाटा मिला है वो कंपैटिबल होना चाहिए, और आपके पास उसको चलाने के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। ठीक है, एक है हमारा डाटाबेस एप्लीकेशन RDBMS, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, आपको ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, विच इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट।
अब डाटा एक्सेस मोड्स अगेन वैसे ही हैं, या रीड ओनली में आपको डाटा मिलेगा, या इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होगा वो डाटा, या आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा डाटा का। ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा, अब आपने डाटा को कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि वो जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, इंटेग्रिटी हो, रेलिवेंस, यूजिबिलिटी और उसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि जैसे उन्होंने बोला है वो वैसे ही क्रिएट किया गया है। इंटेग्रिटी है कि डाटा में कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो कंप्लीट है। रेलिवेंस है, जिस पर्पस के लिए आपको डाटा चाहिए वो उस पर्पस को सर्व कर रहा है। यूजिबिलिटी है कि वो कन्वीनियंट फॉर्मेट में आपको दिया गया है। ठीक है। और एक इसमें और है आपका कि वो सिक्योरिटी भी है, कि आपको जो डाटा है वो सिक्योर है, राइट। अब वही है हमारा कि जो ओनरशिप है वो हमारी नहीं है, तो जो फील्ड ऑफिसेज हैं उनको डाटा सेट चाहिए होता है जिस पे उनकी ओनरशिप नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो उनके जुरिस्डिक्शन में दूसरे फील्ड ऑफिसेज आ रहे हैं वो उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें वो डाटा दे दें। जैसे कि अगर एजी राजस्थान वालों को कोई डाटा चाहिए, वो हरियाणा वालों की एक्सेस में आ रहा है, यूनिट जो है उसका हेडक्वार्टर या कुछ है, तो वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी डाटा वो मंगवा सकते हैं। ठीक है। ओनरशिप ऑफ डाटा, अब जैसे कि बोला कि जो IAAD है वो ओनरशिप नहीं है उनकी डाटा के पास, लेकिन जो वो डाटा को ला रहे हैं वो उसको फिड्यूशियरी कैपेसिटी में रख रही है, मतलब कि एक ट्रस्ट बेसिस के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है। और एक बार आपने डाटा ले लिया तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की है कि वो उस डाटा की सिक्योरिटी और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको वो मेंटेन रखें, राइट। अब डाटा सिक्योरिटी में ही आ जाता है आपका सबसे बेसिक अप्रोच डाटा सिक्योरिटी के लिए यही है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही उसको छेड़छाड़ किया जाए। नंबर ऑफ पर्सोनल जो कि उस डाटा को यूज़ कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हों, और एक ट्रेन भी स्टैब्लिश हो, पता चले कि किस किसने उस डाटा को यूज़ किया हुआ है। बिकॉज तभी पता चलेगा ना कि कोई छेड़छाड़ हुई है, अगर 10 लोग उन्होंने एक्सेस किया तो 10 लोगों को क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड भी होना चाहिए, जो सोर्स ओनर है और जो ऑडिटर है। रिकॉर्ड का मतलब ये है कि ओनर को पता होना चाहिए कि उसने कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है, और ऑडिटर को भी पता होना चाहिए उसने कौन कौन सा डाटा लिया हुआ है, सो डैट कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो बाद में। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो भी कंप्यूटर्स को आप यूज कर रहे हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, बिकॉज काफी ज्यादा स्पाईवेयर्स चल रहे हैं, आपका डाटा चोरी हो सकता है, विच इज वेरी मच कॉन्फिडेंशियल, राइट। नेक्स्ट कम्स डाटा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हमने वही देखा था कि जो आपका डाटा है दैट शुड बी ऑथेंटिक, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, उसको यूजिबिलिटी और रेलिवेंस होना चाहिए। ठीक है। तो आपने डाटा रिलायबिलिटी के लिए जो ऑडिटर्स हैं उनको विजिलेंट रहना चाहिए, उनकी पूरा प्रिकॉशन रखना चाहिए जब भी वो डाटा ला रहे हैं। ठीक है। जनरली रिलायबिलिटी में इशू ये आता है कि अगर आपके पास मैनुअल डाटा था और आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं आईटी सिस्टम में, तो एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो रिलायबिलिटी थोड़ी कम भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो एपीआरस भरे जा रहे हैं ग्रुप BCD, इनके जो एपीआरस है वो मैनुअली भरे जाते हैं और जिसको बाद में कंप्यूटर्स में एंट्री किया जाता है। और अगर आप किसी के प्रमोशन या कुछ है उसके लिए आप डाटा को चेक कर रहे हैं, तो ये काफ़ी चांसेस हैं कि वहाँ पे एरर भी हो सकता है, तो उस केसेस में आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। और लेकिन जहाँ पे आपका जो डाटा है वो डायरेक्ट एंटर हो रहा है, उस केस में रिलायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, राइट। डाटा प्रिपरेशन, अब आपको सारा डाटा मिल गया है, कलेक्शन हो चुकी है डाटा की, अब है प्रिपरेशन कि आपने उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि आपने सीरियल नंबर बना दिया, आपने देख लिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या है, कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, उनको कैसे करना है, कोई इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं आई है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब है कि हमारे पास मटेरियल आ गया है, अब उस मटेरियल से हमने अपने एक सेट जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है। देन इज डाटा रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन क्या है कि आपने ऑडिटर के कंप्यूटर से डाटा उठाया और अपने कंप्यूटर में उसको रिस्टोर कर दिया एनालिसिस करने के लिए। ठीक है। Data should be copied and restored in auditor's computer for further analysis. Database restoration में तो इसके लिए कैसे होना चाहिए कि आपको एक पूरा का पूरा डाटाबेस आप उठा रहे हो तो आपके पास MS एक्सेस की नॉलेज होनी चाहिए, डाटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे रिस्टोर करना है, और ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी भी कर सकता है, राइट।
देन इज कि अब आपने प्रिपरेशन करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टेबल्स हैं जो आपको चाहिए डाटा को बनाने के लिए। जैसे कि अगर हमने देखा कि जब कोविड में चल रहा था तो हमारे हेल्थ के ऊपर जब डाटा हॉस्पिटल्स का बन रहा था तो हमें देखना था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड्स हैं, ऑक्सीजन है वहाँ पे नहीं है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे को क्या क्या चाहिए। ठीक है, इसको हम ये क्यों चाहिए ताकि हम ऑप्टिमाइज कर सके अपनी स्पीड को। अब हमारे पास फालतू की डाटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा, अब हमें केरला का एनालिसिस करना है लेकिन हमारे पास तमिलनाडु का डाटा भी है जिसकी ज़रूरत नहीं है और उसको हम फिर भी अपने मेंटेन करके रख रहे हैं, तो वो हमारा जो वर्क की स्पीड है वो स्लो कर देगा। ठीक है, तो जो आइडेंटिफिकेशन है हमारे रेलिवेंट फील्ड की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको डाटा ऐसे भी बनाने हैं कि अगर उसको बाद में यूज़ करना चाहें तो हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकें। राइट, नाउ इंपोर्टिंग इनटू द एनालिटिकल टूल। अब हमने डाटा भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब करें क्या, आप उसका एनालिसिस कैसे होगा। तो उसके लिए एनालिटिकल टूल्स है हमारे पास काफ़ी सारे, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आप। आपको वो डाटा को उसमें ट्रांसफ़र करना होगा और फिर आपको उसको एनालाइज करना होगा। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं वो रीड ओनली प्रोवाइड करते हैं और एनालिटिकल टूल्स में आप जब डाटा इंपोर्टिंग और क्लींजिंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं हमारी। राइट, अब है कि आपने डाटा प्रिपेयर भी कर लिया, आपने चूज़ भी कर लिया। अब कई बार क्या होगा कि कुछ डाटा आपको एक जगह से मिला हुआ है, कुछ डाटा आपको एक जगह से मिला हुआ है। तो आपको अलग पीरियड का मिला हुआ है, अलग लोकेशन का मिला हुआ है, या फिर वो स्प्लिट हुआ पड़ा है। तो आपको उसको मर्ज भी करना होगा या फिर कई केसेस में आपको उसको स्प्लिट भी करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो डाटा है वो नॉर्थ ईस्ट ने अलग से बना के दिया है, साउथ इंडिया ने अलग से बना के दिया है, तो आपको अगर पूरी इंडिया का डाटा बनाना है आपको वो मर्ज करना पड़ जाएगा। ठीक है, और स्प्लिटिंग भी उसी तरीके से होगी। नेक्स्ट है हमारा डाटा क्लीनिंग। अब आपका सारा डाटा मिल गया है, अब डाटा क्लीनिंग क्या होगा कि अब आपने वो डाटा को स्टडी करना है। इसके और भी वर्ड्स है, डाटा क्लीनिंग, क्लींजिंग, क्लीनिंग, स्क्रबिंग। कि कोई अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इनएक्यूरेट है, कोई मिसिंग एरर चीज़ें हैं तो उसको हमें हटाना है ताकि हम अपने रिकॉर्ड को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, जैसे कि कोई टाइपोग्राफिकल एरर आ चुकी है, ठीक है, आपने कुछ क्रॉस चेक किया, कोई वैल्यू में चेंज आ गया तो उसको ठीक करना हम बोलते हैं। राइट, डाटा क्लीनिंग हो गई हमारी। एक डाटा इन्हेंसमेंट में है, अभी क्लीनिंग में क्या था, कुछ चीजें हमने काट दी, हमने हटा दी जो मिसिंग थी। इन्हेंसमेंट में कुछ चीजें हमने डाल दिया है जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी ताकि हम ज़्यादा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बैंक का नाम है तो हमने उसका बैंक कोड भी डाल दिया, तो हमने डाटा को इन्हेंस कर दिया, मतलब कि हमने कंप्लीट कर दिया। कहीं शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई थी तो हमने फुल फॉर्म्स लिख दिया। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाटा है कि आपने कोई रेफरेंस डाटा सेट यूज चेंज करके एक नया स्टैंडर्ड डाल दिया। ठीक है, तो वो हो गया हमारा डाटा इन्हेंसमेंट। अब जो मिसिंग वैल्यूज और जो दूसरे प्रिपरेशन स्टेप्स थे, मिसिंग वैल्यूज क्या होती है, जिसका हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर डाटा सेट के अंदर। ये नॉर्मली हो जाता है लेकिन इसका एक असर ये पड़ता है कि जो हमारा डाटा है वो रिप्रेजेंटेटिव कम हो जाता है कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि रीजंस क्या है और जो नेचर मिसिंग वैल्यूज हैं वो जाननी है कि क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं या फिर वो नॉर्मल है तो हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस केस में यही करना होगा, या तो आपको जो मिसिंग वैल्यूज हैं या तो आप उनको डिलीट करेंगे या आप उसको कुछ और वैल्यूज असाइन करेंगे। आपने मीन मीडियन कुछ मोड लगाया, एक एवरेज लिया, आपने डाटा भर दिया, वो आपको करना पड़ेगा। राइट, डाटा इंटीग्रेशन। अब आपने क्या किया, डाटा प्रिपेयर भी कर लिया, उसमें मिसिंग वैल्यूज थी वो भी आपने ठीक कर लिया है, डाटा इनहेंस भी कर दिया है। डाटा इंटीग्रेशन क्या है कि अब जो अलग अलग सोर्सेज से डाटा आया है आपने उसको कंबाइन करके एक फाइनल बना लिया। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो आपको डिफरेंट सोर्सेज से डेटा मिल रहे हैं ना आपके डाटा को छोड़ के, तो उसको मेटा डाटा भी बोलते हैं। इट इज ए डेटा ऑफ अदर डेटा सेट्स। ठीक है, जैसे कि अगर हमने पूरे वर्ल्ड का देखना कि कोविड का क्या सिनेरियो बना है, तो हमने इंडिया का बना लिया, सारा कुछ कर लिया, फिर हमने दूसरी कंट्रीज के साथ, हमारे पास दूसरी कंट्रीज में क्या चल रहा था वहां से भी हमने डाटा उठा लिया और उसको हमने इंटीग्रेट करके कंपेयर कर लिया कि इंडिया कौन से नंबर पे चल रहा है
तो वो हो गया हमारा डाटा इंटीग्रेशन, जहाँ पे अलग अलग कंट्री ने अपना अपना डेटा बनाया हुआ था और हमने उनका सबका डाटा यूज करके एक डाटा इंटीग्रेट कर लिया है अपना, राइट। तो फ्रेंड्स आज ये जो हमारा लेक्चर था इसने जो डाटा एनालिटिक्स की गाइडलाइंस है उसके जो 2 टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं और हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो 2 टॉपिक्स बचे हैं वो कवर करेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया हो डाटा एनालिटिक्स क्या है और ये कैसे स्टार्ट किया जाएगा और इसका प्रोसेस कैसे चलेगा स्टेप बाय स्टेप। आपको इसमें कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको ये अच्छा लगा है लेक्चर तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। टिल देन, थैंक यू।